मैं सरिता धुर्वे यूट्यूब के बरखा एकेडमी में आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कमेंट कीजिए। चैनल में नए हैं तो बरखा एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। प्रदूषण। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से कम। 5 माइक्रोन से कम। जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन विभिन्न देशों, नागरिक समाजों और निजी क्षेत्रों का एक वैश्विक प्रयास है जो अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत कर प्रतिबद्ध है। वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु सामान्यतः प्रयुक्त उत्पाद और उनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय विवादास्पद रसायन। लिपस्टिक में सीसा, शीतल पेय में ब्रोमीनित वनस्पति तेल और चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट। यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। जैवोपचारण, बायो रेमेडिएशन। जैवोपचारण के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है प्रदूषक। जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक मुख्यतः पर्यावरण में प्रवेश करते हैं मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण के कारण। जैव विघटित प्रदूषक है वाहित मल। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों और जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं कहलाते हैं जैव विघटित प्रदूषक। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है वायु प्रदूषण का। जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में विषाक्त गैसों या कणकीय पदार्थों की वजह से अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो उसे कहते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के दो स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव जनित। वनाग्नि, ज्वालामुखी के उद्गार, जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड इत्यादि प्राकृतिक स्रोत में आते हैं। जैव अपघटनीय प्रदूषक है सीवेज। प्रकाश रासायनी धूम कोहरे के बनने से समय उत्पन्न होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा स्मोक और फॉग से मिलने से बनता है। स्मोक और फॉग के मिलने से बनता है धूम कोहरा। जहाँ पर अधिक यातायात रहता है वहाँ पर भी गर्म परिस्थितियाँ और तेज सूर्य विकिरण से निर्माण होता है। जहाँ पर अधिक यातायात रहता है वहाँ पर भी गर्म परिस्थितियों और तेज सूर्य विकिरण से निर्माण होता है प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे का। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन, पैराक्सी एसिटिल
नाइट्रेट से बनता है। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा सूर्य विकिरण वाले क्षेत्रों में या खास मौसम में धूम्र कोहरा अपूर्ण रूप से बनता है। ऐसी वायु को कहते हैं भूरी वायु। प्रकाश रासायनिक धूम्र का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिमाण है? तो यह है नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन और पैराक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है। गर्म, शुष्क और तीव्र सौर विकिरण वाले महानगरों में वायुमंडलीय हाइड्रोकार्बन और वाहनों व बिजली संयंत्रों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषक बनाती है, जैसे ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और पैरा ऑक्सी एसिटिली नाइट्रेट आदि। इन अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक कहते हैं क्योंकि इनमें दोनों शामिल होते हैं, सूर्य का प्रकाश और रासायनिक प्रदूषक। ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के मिलने से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और यह गैस वायु से मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है, NO2, भूरे रंग की तीखी गैस। नवजात ऑक्सीजन सूर्य के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के एक अणु से क्रिया करके ओजोन O3 बनाती है। पर ऑक्सील मूलक या तो ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर ओजोन O3 बना लेते हैं या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिलकर निर्माण करते हैं पैराक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट का। यह क्लोरोप्लास्ट को नुकसान पहुंचाता है। इस वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्षमता और पौधे का विकास कम हो पाता है। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन यातायात प्रणाली को बाधित करता है। यह एंजाइम प्रणाली को भी प्रभावित करता है। यह PAN मनुष्य की आंखों में बहुत ज़्यादा जलन और उत्तेजना पैदा करता है। PAN और O3 मिलकर छोटी छोटी बूंदें बना लेते हैं। वायु में मिलकर PAN और O3 धुंध बना लेती है। अधिक धूम्र कोहरे के निर्माण से घट जाती है दृश्यता। भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत, जेट उड़ान में से अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है जेट उड़ान। किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज को कहते हैं ध्वनि। ध्वनि की इकाई होती है डेसिबल, dB। अनियोजित औद्योगिक विकास और अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग तथा यांत्रिक दोष युक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन योगदान करता है ध्वनि प्रदूषण में। ध्वनि की गति से तेज चलने वाली जेट विमानों से उत्पन्न शोर को कहते हैं सोनिक बूम। सोनिक बूम को व्यक्त किया जाता है मैक इकाई से। जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती है उनसे उत्पन्न शोर को कहते हैं मैक 1। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि रंगहीन और अति विषैली होती है, एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक है। CO वायुमंडल में कम समय के लिए रहती है और इसका ऑक्सीकरण हो जाता है CO2 में। एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है सल्फर डाइऑक्साइड। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक, और ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों और साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं वे द्वितीयक वायु प्रदूषक के रूप में जाने जाते हैं। PAN, ओजोन और स्मॉग होते हैं द्वितीयक प्रदूषक। सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये प्राथमिक प्रदूषक हैं। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर, कार, सिगरेट से निकलने वाली रंगीन गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक स्थायी यौगिक बना लेती है
जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाती और यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी मुख्य एक प्रदूषक गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों में पेट्रोल के जलने से धातु वायु को प्रदूषित करती है। लेड इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। लेड को बच्चों में दिमाग के विकास में बाधा पहुंचाता है, उनकी बुद्धि लब्धि लेवल को घटाता है। वयस्कों में हृदय व श्वसन संबंधी बीमारियों को उत्पन्न करता है, वह है लेड। वायु प्रदूषकों में से जो रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड। यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 240 गुना से 300 गुना अधिक तेजी से संयुक्त हो जाती है, जिस कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है और घुटन महसूस होने लगती है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में से जो वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। भारत में कई जगहों पर भूमिगत जल आर्सेनिक से संक्रमित होते हैं। यह संक्रमण मुख्यतः प्रकृति में पाए जाने वाले उत्पन्न आर्सेनिक से होता है, जो उत्पन्न होता है बेडरॉक से। आर्सेनिक के लगातार संपर्क से बीमारी हो सकती है ब्लैक फुट। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानक के अनुसार आर्सेनिक की मात्रा होनी चाहिए 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर। धान का पौधा बेहतर अवशोषक माना जाता है आर्सेनिक का। भूजल के जरिए आर्सेनिक अनाज में पहुंच रहा है और इससे प्रभावित हो रही है समूची खाद्य श्रृंखला। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। यह प्रदूषण विभिन्न प्रकार के फसलों के माध्यम से मानव और पशुओं के आहार श्रृंखला में भी पहुंचता है और विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से मनुष्य और पशुओं को ग्रस्त करता है। उर्वरक अकार्बनिक पोषक जैसे फॉस्फेट और नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं। यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ाते हैं सुपोषण को। अकार्बनिक उर्वरक और कीटनाशक अवशेष मृदा के रासायनिक गुणों को बदल देते हैं और विपरीत प्रभाव डालते हैं, भूमि के जीवों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है चमड़ा उद्योग से। जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से यही उद्योग उत्तरदायी है। यह है चमड़ा उद्योग। अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा। सामान्यतः ऐसी वर्षा जिसका pH 5 से कम हो कहलाती है अम्ल वर्षा और 7 के बाद क्षारीय हो जाता है मान। वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निःसरणों और प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती है। इससे पृथ्वी पर होता है अम्ल का जमाव। अम्लता का लगभग आधा हिस्सा वायुमंडल से पृथ्वी पर स्थानांतरित होकर जमा होता है, वह है शुष्क रूप में।
अम्लता का लगभग आधा हिस्सा वायुमंडल से पृथ्वी पर स्थानांतरित होकर जमा होता है, वह शुष्क रूप में होता है। और मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क से आर्द्र निक्षेप का अनुपात उच्च रहता है, क्योंकि वहां पर ज़्यादा होता है शुष्क जमाव। अम्लीय वर्षा, अम्लीय कोहरे, अम्लीय धुंध को सम्मिलित रूप में कहा जाता है अम्ल निक्षेप। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें हैं नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। उद्योग और यातायात के उपकरणों से निःसृत नाइट्रस ऑक्साइड N2O और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जैसी गैसें वायुमंडल में स्थित जलवाष्प से प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ओस और वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती है, यह कहलाती है अम्ल वर्षा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है। हेलसिंकी प्रोटोकॉल 1985 के तहत मथुरा की तेल शोधकशालाओं से उत्सर्जित SO2 से उत्पन्न अम्ल वर्षा क्षति पहुंचा रही है ताजमहल के सौंदर्य को। महल पर अम्ल वर्षा से जनित हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया ताज ट्रेपीजियम जोन। SO2 को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं, क्योंकि यदि लगातार यह पत्थर पर प्रवाहित की जाए तो पत्थर क्षत विक्षत हो जाता है। अधिक अम्लता के कारण अम्ल वर्षा के हाइड्रोजन आयन मृदा के पोषक धनायन के बीच आदान प्रदान होता है। इसके फलस्वरूप पोषक तत्वों का निक्षालन हो जाता है और समाप्त हो जाती है मृदा की उर्वरकता। अम्ल वर्षा में वे प्रदूषक जो वर्षा जल और हिम को प्रदूषित करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अम्ल वर्षा होती है बादल के जल सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कुधारी वृक्षों के घने कैनोपी में पत्तियों के भूरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है अम्ल वर्षा का निक्षेप। अम्ल वर्षा से कम हो जाता है मृदा के pH का मान। अम्ल वर्षा जहरीली धातुओं को उनके प्राकृतिक रासायनिक यौगिकों से टूटने में मदद करती है। ये धातु पीने योग्य जल और मृदा में प्रवेश कर दुष्प्रभाव डालते हैं बच्चों के तंत्रिका तंत्र पर। अम्ल वर्षा से कम हो जाता है मृदा के pH का मान। अम्ल वर्षा जहरीली धातुओं को उनके प्राकृतिक रासायनिक यौगिकों से टूटने में मदद करती है। ये धातु पीने योग्य जल मृदा में प्रवेश कर दुष्प्रभाव डालते हैं बच्चों के तंत्रिका तंत्र पर। वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है सल्फर डाइऑक्साइड। वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है यूट्रिफिकेशन। जल में जब जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को कहते हैं सुपोषण। अत्यधिक पोषकों की उपस्थिति में शैवालों का विकास तेजी से होने लगता है और इसे शैवाल ब्लूम कहते हैं। एस्बेस्टस फाइबर से एस्बेस्टस फाइबर से घिरे वातावरण में ज़्यादा देर रहने से एस्बेस्टोसिस हो जाता है। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो जलाने से प्राप्त होता है। कोल पत्थर के कोयले को जलाने से प्राप्त होता है फ्लाई ऐश। कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है फ्लाई ऐश। कोयला आधारित ताप विद्युत घेरों से उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर से जीवों में होता है श्वसन संबंधी रोग, जिसे वायु में मिलने से रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक
या अन्य कण निस्यंदन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, वह है फ्लाई ऐश। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे कहलाते हैं ग्रीन मफलर। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट मिक का रिसाव की घटना हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस गई थी वह थी मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी में जिस गैस के रिसने पर बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई थी वह है MIC मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती है पॉलीमर से। मूलतः कार्बन और हाइड्रोजन के अणुओं के मिलने से बनता है। यह एथिलीन C2H4 का पॉलीमर बहुलक होता है पॉलीथीन। इसकी खोज 1953 में इटली के रसायन शास्त्री गैलियो नत्ता और कार्ल जिगलर जर्मनी के वैज्ञानिक ने की। इन्होंने सर्वप्रथम देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन के कण आपस में एक श्रृंखला बनाते हैं और एकल बंध द्विबंध के रूप में स्थापित हो जाते हैं। इस खोज के लिए गैलियो नत्ता और कार्ल जिगलर को 1963 में रसायन का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वह है पॉलीथीन की खोज की थी इनने। वस्तु जो जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती वह है प्लास्टिक। जैव निम्नीकरणीय है रबर। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। सिगरेट का टुकड़ा, चमड़े का जूता, फोटो फिल्म और प्लास्टिक का थैला में से जिसके क्षय होने के में सबसे अधिक समय लगता है वह प्लास्टिक का थैला। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है लाइकेन। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है लाइकेन। शैवाल और कवक के द्वारा होता है लाइकेन का निर्माण। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है क्योंकि ये होते हैं बड़े संवेदनशील होते हैं। प्रदूषण संकेतक पौधा है लाइकेन। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक है वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक है लाइकेन्स। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है जलीय वातावरण में। BOD का अधिक होना दर्शाता है जल के संक्रमित होने को। BOD का अधिक होना दर्शाता है जल के संक्रमित होने को। कार्बन अपशिष्ट जैसे सीवेज की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर बढ़ जाती है और O2 का उपयोग भी इसी के साथ साथ बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप मात्रा घट जाती है घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा। कुछ ही सहनशील प्रजातियों के जीव और कुछ कीटों के डिंब ही बहुत अधिक प्रदूषित और कम DO वाले जल में जीवित रह सकते हैं। ऐसे है एनेलिड। जिस जलाशय के DO का मान 8.0 mgl-1 से नीचे हो जाता है उसे रखा जाता है संक्रमित जल की श्रेणी में। किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है इसका जल सीवेज से दूषित हो रहा है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। यह ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है ऑक्सीजन की। गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कानपुर और इलाहाबाद के मध्य। जैव उपचारण से तात्पर्य जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। इसके द्वारा
किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषकों के हानिकारक प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है और यह जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से कार्य करता है। जैव उपचारण, इसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषकों के हानिकारक प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। यह जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से कार्य करता है। जैव उपचारण, जैवोपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे कहा जाता है स्वस्थानीय जैवोपचार। यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य जगह पर ले जाकर इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो इसे कहते हैं बाह्य स्थानीय जैवोपचार। प्रदूषकों को जड़ों पत्तियों से संग्रहित कर जैवोपचार की क्रिया करना कहलाता है फाइटो निष्कर्षण। जल प्रदूषक नहीं है सल्फर डाइऑक्साइड। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है पश्चिम बंगाल में। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है पश्चिम बंगाल में। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों और बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल अत्यधिक प्रदूषित होता है आर्सेनिक प्रदूषण के कारण। भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भूमिगत जल अत्यधिक प्रभावित है आर्सेनिक प्रदूषण से। भूजल में आर्सेनिक की अनुमेय सीमा है 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है नाभिकीय दुर्घटना से। रूस में चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। यह 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। विघटित होते रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड से उत्पन्न होने वाला विकिरण स्रोत है रेडियोएक्टिव प्रदूषण का। विघटित होते रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड्स से उत्पन्न होने वाला विकिरण स्रोत होता है रेडियोएक्टिव प्रदूषण का। विकिरणों के प्रभाव से जीवों के आनुवंशिक गुणों पर भी प्रभाव पड़ता है हानिकारक प्रभाव। जैविक रूप से अपघटित होता है मल। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है लेड। स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है लेड सीसा का। स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है लेड सीसे का प्रयोग किया जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं लेड के कारण। पेयजल में कैडमियम की अधिकता से हो जाता है इटाइटाई रोग। पारा मरकरी युक्त जल पीने से होता है मिनीमाटा रोग। वर्ष 1987 से इस अधिनियम में ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल कर लिया गया है। वह है वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है अंकलेश्वर। जनवरी माह में उत्पन्न मौसमी कारक था जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बना ला नीना। अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है दामोदर। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है? यह है आर्जिमोन के बीज। आर्जिमोन मैक्सिकाना मैक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति है। सरसों के तेल में इसकी मिलावट से महामारी फैल सकती है ड्रॉप्सी नामक। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है वर्षा द्वारा। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है वर्षा द्वारा। भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई। इस संवृद्धि के क्या कारक तत्व हो सकते हैं?
ज्वर नादमुख से पोषकों का प्रस्ताव और मानसून में भूमि के से जलवाह और समुद्रों में उत्प्रवाह। एशियाई भूरा बादल 2002 अधिकांशतः फैला है दक्षिण एशिया में। एशियाई भूरा बादल 2002 अधिकांशतः फैला था दक्षिण एशिया में। एशियाई ब्राउन क्लाउड या एशियाई भूरा बादल उत्पन्न होता है वायु प्रदूषण के कारण। जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का रहता है और कारण है मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। ये सही है। जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का रहता है, परंतु इसका कारण गलत है। अगला पॉइंट है, एक रंगहीन गंधहीन रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस होती है रेडॉन। फेफड़े का कैंसर और रक्त कैंसर होने की संभावना होती है रेडॉन गैस से। घरेलू गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाली वायु प्रदूषण को कहा जाता है घरेलू वायु प्रदूषण। WHO के अनुसार प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मृत्यु होती है घरेलू वायु प्रदूषण के कारण। सिगरेट के धुएं में मुख्यतः प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। शरीर में श्वास अथवा खाने में पहुंचा सीसा लेड स्वास्थ्य के लिए। शरीर में श्वास या खाने से पहुंचा सीसा लेड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का प्रयोग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत है प्रगलन इकाइयां और पेंट। घरों में पुताई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेंट में असुरक्षित स्तर तक हो सकती है शीशे की मात्रा। घरों में पुताई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेंट में असुरक्षित स्तर तक हो सकती है शीशे की मात्रा। मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाया जा सकता है शीशे की अधिक मात्रा से। सही सुमेलित है वायु प्रदूषक और प्रभावित अंग। एस्बेस्टस धूल फेफड़े को प्रभावित करती है, सीसा मस्तिष्क को और पारा उदर को स्टमक को प्रभावित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराएं इनको प्रभावित करती है। एस्बेस्टस जहरीला पदार्थ है, इसकी धूल से हो सकता है फेफड़ों का कैंसर। पारे की विषाक्तता से उत्पन्न होती है उदर संबंधी समस्याएं। सही सुमेलन है प्रदूषक और प्रभाव। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर करते हैं और धूल के कण श्वास संबंधी रोग, सीसा केंद्रीय नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। रक्त में घुलकर कोशिकीय श्वसन को बाधित करती है और यह हृदय को क्षति पहुंचाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। भारत भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रदूषकों में 4 शामिल हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में कार्बन के ऑक्सीकरण से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। वात्या भट्टी में अम्ल वर्षा से वे देश जो सर्वाधिक प्रभावित है कनाडा और नॉर्वे, जर्मनी तथा यूनाइटेड किंगडम में स्थित मीलों से उत्सर्जित SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अधिक अम्ल वर्षा होती है। नॉर्वे और स्वीडन में अम्ल वर्षा को कहा जाता है झील कातिल, लैक किलर। अम्ल वर्षा को कहा जाता है झील कातिल। चीन, जापान, नॉर्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका में से जिस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है वह है नॉर्वे में। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है मैनचेस्टर में।
उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होता है। यह है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। कोयले का उपयोग करने वाली ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश का सही कथन है। फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थापन रिप्लेसमेंट के रूप में किया जाता है। कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन के फलस्वरूप उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है फ्लाई ऐश। यह सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कॉपर जैसे जहरीले भारी धातुओं के कण भी होते हैं। यह है फ्लाई ऐश। अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविशों का उत्पादन होता है, जिन्हें फ्लोटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते, जिसके कारण उत्पादित होते हैं। वह है फफूंदी। एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा उत्पन्न होता है एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन में एक कैंसरजनक पदार्थ होता है जो उत्पन्न करता है यकृत कैंसर। वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है साइक्लोन डिवाइडर। चिमनियों से निस्सृत धुएं और कालिख के साथ मिश्रित कणकीय पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट फिल्टर को कहते हैं बैग फिल्टर। 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कणकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए प्रयोग किया जाता है बैग फिल्टर का। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित है। यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है और यह रक्त संचार में व्यवधान उत्पन्न करता है और यह कैंसर भी करता है। अगला पॉइंट है, यह तेली पंख और बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूलन विकसित प्रौद्योगिकी है आयन जैपर। यह तेली पंख और बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूलन विकसित पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है आयल जैपर। आयल जैपर एक बैक्टीरिया संकाय है। यह 5 बैक्टीरिया को मिलाकर विकसित किया गया है। इसमें उपस्थित बैक्टीरिया तेल में मौजूद हाइड्रोकार्बन यौगिकों को अपना भोजन बनाते हैं और उनको परिवर्तित कर देते हैं हानि रहित CO2 और जल में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन का मुख्यालय स्थित है लंदन में। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के सुरक्षा सुधार संबंधी उपाय करने और पोतों से होने वाले समुद्री प्रदूषण की रोकथाम की जिम्मेदारी है। यह संस्था उत्तरदायित्व और मुआवजा से संबंधित वैधानिक मामलों को देखने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात को सुविधाजनक बनाने का कार्य करती है। यह है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO। जैव शौचालय प्रणाली में अपशिष्ट पदार्थों को विखंडित कर उसे पानी और गैस मीथेन में परिवर्तित कर देता है। यह अवायवीय जीवाणु। जैव शौचालय प्रणाली में पानी को टैंक में जमा कर उसे क्लोरीन की मदद से साफ कर दिया जाता है, जबकि गैस हो जाती है वाष्पीकृत। भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम। नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है फ्लोराइड के प्रदूषण से। नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। पानी में अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है जो मसूड़ों और दांतों को
संरक्षण प्रदान करता है, परंतु इसका अत्यधिक सांद्रण फ्लोरोसिस नामक रोग का कारण बनता है। अत्यधिक फ्लोराइड को ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप संभावना बढ़ जाती है कुबड़ पीट की। पैरों के मुड़ने का कारण होता है, जिसे नॉक नी संलक्षण कहते हैं। उच्च फ्लोराइड संग्रहण कैल्शियमी पादप प्लवक की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। प्रवाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। कुछ कुछ प्राणी जिनके डिंबक पादप प्लविकी होते हैं कि उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी महासागरों के अम्लीकरण से। CO2 के लिए एक भंडार गृह की तरह कार्य करता है समुद्र। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक है और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। इसके अंतर्गत आच्छादित है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। यूरोपीय देशों में वर्ष 1992 में यूरो मानक फर्स्ट और वर्ष 1997 में लागू कर दिया था यूरो मानक से। वाहनों से निकलने वाले प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए चरणबद्ध रूप से यूरो मानकों को भारत में क्रियान्वित करने की संस्तुति की थी माशेलकर समिति। स्वच्छ परिवहन पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद ने भारत को इस बात की छूट दी थी कि वह 2020 में यूरो 5 के बदले अपना सकता है सीधे यूरो 6 को। BS 4 मानक भारत में लागू कर दिया गया 1 अप्रैल 2017 से। यूरो 2 मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा होनी चाहिए 0.05% या इससे कम। यूरो नॉर्म्स स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं, वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का परिकलन करने में साधारणतः वायुमंडलीय गैसों में विचार में लिया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। भारत में 8 मुख्य प्रदूषकों के आधार पर बनाया जाता है वायु गुणवत्ता सूचकांक। शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया जाता है। यह जारी किया गया था 17 अक्टूबर 2014 को। यह सूचकांक शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर बनाने के लिए एक विवरण के रूप में कार्य करता है। उल्लेखनीय इस पहल में आरंभ हुआ था स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के तहत यह आरंभ किया गया था। अगला पॉइंट है वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क स्तरित होती है पैलेडियम से। कथन है मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है और इसका कारण है उर्वरक और कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। तो A और R दोनों सही है। उर्वरक पीड़कनाशी, कीटनाशी और शाकनाशी मृदा के प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को नष्ट करके मृदा को बेकार कर देते हैं और रासायनिक उर्वरक नष्ट कर देते हैं मृदा के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। भारत के जिस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है वह है दिल्ली। कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और फर्नीचर की गद्दियों में ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कुछ चिंता का विषय है क्योंकि
उनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है, वे मनुष्यों और पशुओं में संचित हो सकते हैं। रासायनिक, जैविक और फोटोलिटिक प्रक्रियाओं द्वारा पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति प्रतिरोधी कार्बनिक यौगिकों को कहते हैं पॉप्स। चिर स्थायी कार्बनिक प्रदूषक। स्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय द्वारा कुछ चिर स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों की सूची में शामिल किया गया था ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों को। अगला पॉइंट है विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योगों द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता है, क्योंकि वे पर्यावरण में संचित हो सकते हैं और जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं, और वे खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट हो सकते हैं, और वे मुक्त मूलकों के उत्पादन को विमोचित भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल बरखा एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बरखा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके फ्रेंड्स, आप बने रहिए बरखा एकेडमी में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को पूरा देखिए और सभी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए बरखा एकेडमी में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।